तो हम लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं, शिवाय विद्यापीठ की प्रस्तुति है स्वदेशी चैप्टर हिंदी। स्वदेशी चैप्टर से है, हिंदी से हम लोग लिए हैं। 10वीं कक्षा का बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का लिखा हुआ यह कविता है। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यहाँ पे आप देख रहे हैं। सबसे पहले बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का यहाँ पर जीवनी दिया हुआ है। इस जीवनी से भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और आगे इसमें कविता शुरू होता है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का। इनको सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनका कहना है कि जब से हमारे देश को आज़ादी मिली है, भारत आज़ाद हुआ है, और उसके बाद जब चीज़ें बदली है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी अंग्रेज़ जो है अपना रूप स्वरूप, खान पान, पहनावा ओढ़ावा हमारे भारत को छोड़ कर गए हैं। ये इनकी सबसे बड़ी टीस है। टीस माना दर्द, जो ये अपनी कविता स्वदेशी में स्पष्ट कर रहे हैं। आइए सबसे पहले बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के जीवनी को देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी और इनका उपनाम है प्रेमघन। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि प्रेमघन किसका उपनाम है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी जी का उपनाम है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, बद्री नारायण चौधरी जी का ये तस्वीर है और यहाँ पर इनका उपनाम है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये इनका उपनाम है। इनका जन्म भारतेंदु युग के ये कवि हैं। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है किस युग के कवि हैं, तो ये भारतेंदु युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं ये? भारतेंदु युग। और इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन इनका 1922 ईस्वी में हुआ है। काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के एक स्वर्णिम इतिहास हैं वह भी। और हिंदी साहित्य में वो भले ही उनका उम्र कम रहा हो, लेकिन उनकी काव्य शैली और हिंदी साहित्य को जो उनका योगदान है, उस योगदान के बल पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट योगदान दिया। और इसी से उनके महत्व को देखा जा सकता है कि उनके नाम से हिंदी साहित्य का एक युग चला। उन्हीं को भारतेंदु युग कहा गया, उन्हीं के युग नाम पर चला है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में इनका जन्म हुआ है और 1922 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ये काव्य और जीवन दोनों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, अर्थात आइडल पर्सन इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। वे निहायत कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। निहायत माने एकदम बिल्कुल, कलात्मक माने रचनात्मक, अलंकृत माने अलंकार युक्त गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की, तो प्रेमघन जी ने रसिक समाज की स्थापना की। और आनंद कदम्बिनी नामक इनका जो है मासिक पत्रिका है, आनंद कदम्बिनी, और नागरी नीरद ये साप्ताहिक पत्रिका है। मासिक पत्रिका कहते हैं जो महीना में एक बार निकलता है, और साप्ताहिक पत्रिका कहते हैं जो सप्ताह में एक बार जारी किया जाता है। और इन दोनों का इन्होंने संपादन किया है, आनंद कदम्बिनी और नागरी नीरद। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनता है कि नागरी नीरद और आनंद कदम्बिनी का संपादन किसने किया है,
तो चौधरी जी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किया। साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे हैं। ये सभापति रहे हैं। साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने सभापति भी किया। और इनकी रचनाओं में प्रेमघन सर्वस्व इनकी रचनाएं हैं। प्रेमघन सर्वस्व इनके नाम से संग्रहित है। प्रेमघन सर्वस्व में जो है इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह इसी में संकलित किया गया, प्रेमघन सर्वस्व। आगे इनके जीवनी में प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। अर्थात ये निबंधकार भी हैं, नाटककार भी हैं, कवि भी हैं और समीक्षक भी हैं। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक। भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन ये प्रसिद्ध नाटक हैं, इनको भी याद रखना है। इनके प्रसिद्ध नाटक का क्या नाम है? तो इनके प्रसिद्ध नाटक का नाम है भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। ये इनका प्रसिद्ध नाटक है, इनको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं चलिए प्रारंभ करते हैं फिर से। इनका बचा हुआ जीवनी। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है, ये इनका काव्य है जीर्ण जनपद। और इसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। यानी जनपद का मतलब ही होता है गांव। इसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ मतलब होता है सत्य घटनाओं पर आधारित है। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज और अवधी भाषा में किया है। यहाँ अगर पूछेगा कि इनकी रचना किस भाषा में है तो कहेंगे ब्रज भाषा और अवधी में है। किंतु युग के प्रभाव के कारण इसमें खड़ी बोली का भी व्यवहार किया है। कुछ भी कीजिएगा लेकिन जो युग चलता है उस युग का कुछ न कुछ प्रभाव व्यक्ति पर, कवि पर और लेखक पर हो ही जाता है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि इन पर खड़ी बोली का व्यवहार भी इन्होंने किया है। गद्योन्मुखता भी साफ दिखाई पड़ती है। इनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह। लोकोन्मुखता मतलब लोगों की तरह यह उन्मुख हैं लोगों की ओर, और सत्य से इनका बहुत ही निकट संबंध रहा है। इन्होंने हकीकत अपनी काव्य में जो भी देखा है या महसूस किया है उनको इन्होंने अपने काव्य में कहा है। ये राष्ट्र स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया और साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया है। इनका ये हमेशा से साम्राज्यवाद और सामंतवादी व्यवस्था जिसमें जमींदार प्रथा चलता है, इनका इन्होंने विरोध किया है। प्रेमघन सर्वस्व में संकलित दोहा, यह जो हम लोग अभी स्वदेशी पढ़ेंगे यह प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। यह दोहा के रूप में है, स्वदेशी शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह इनमें दोहा में नवजागरण का स्वर मुखरित है। मतलब इसमें नवजागरण मतलब भारत के लोगों को जगाने का प्रयास है कि प्राचीन काल में हमारा भारत कैसा था, ज्ञान विज्ञान के केंद्र में, और आज हमारा भारत जो है विदेशियों का अनुकरण करके मतलब नीचे रसातल की ओर जा रहा है। दोहा का विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करता है। यानी जैसा इन्होंने शीर्षक रखा है स्वदेशी, उसको यह सार्थक बनाता है। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। आज हम लोग देखते हैं हम लोग एकदम विदेशी ठाठ बाट को अपनाते जा रहे हैं और स्वदेशी को त्यागते जा रहे हैं। उसी पर यह व्यंग है, स्वदेशी शीर्षक कविता। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। स्वदेशी क्या है? स्वदेशी
सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। तो चलिए प्रारंभ करते हैं स्वदेशी शीर्षक पाठ। सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। चौधरी जी कहते हैं प्रेम घन, सबय विदेशी, सबय एकदम साधारण, इसका जो है समझने का अर्थ बहुत ही सामान्य है, कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। जितने भी वस्तु हैं, मनुष्य हैं और चाल चलन है, रीति रिवाज है, सब विदेशी हो गया है। ध्यान से फिर देख लीजिए। वस्तु मन वस्तु, नर मन मनुष्य, गति मन चाल चलन, रति और रीत, रति मन काम, रीत मन नियम, संस्कृति जो उनका है वह सभी क्या हो गया है, विदेशी हो गया है। सब विदेशी दिखता है, यानी कुछ भी स्वदेशी नहीं रहा। पहनावा ओढ़ावा, रीति रिवाज, जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं, ये सब क्या है, विदेशी है सब, है ना। भारतीयता कछु न अब भारत मों दर्शात। बड़ा दुख के साथ प्रेम घन जी कहते हैं कि अब भारत में कुछ भी भारत जैसा नहीं दिखता है। भारत मों दर्शात मतलब भारत में दिखाई देता है। भारतीयता जैसा कुछ भी, यानी भारत के लोग भारत में रहते हुए भी लगता नहीं है कि ये भारत के हैं। दूसरी दोहा में इन्होंने स्पष्ट किया, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। अर्थात भारत के मनुष्यों को देखकर कोई पहचान भी नहीं सकता कि यह मुसलमान है कि हिंदू है कि क्रिश्चियन है, क्या है यह पता भी नहीं चलता है। फिर से देख लीजिए, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किन्धों के है ये क्रिस्तान क्रिश्चियन को कहा गया है कि भारत के मनुष्यों को देखकर तो यह कोई पहचान ही नहीं सकता है कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है और कौन क्रिश्चियन है। यानी सब अपनी अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल करके विदेशी बन बैठा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझने में आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ तीसरे दोहा में चलते हैं। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। धन्य है श्री श्री 108 मैकाले जी महाराज, जिसने हम लोगों के भारतीय सभ्यता और संस्कृति को एकदम कालिख से नीप पोत के बराबर कर दिया है। इसलिए तो हम लोग आज विदेशी विद्या पढ़ने को मजबूर हैं और हम लोगों पर एक तरह से कहिए तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पतन का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है। यह उन पर व्यंग ही है एक तरह से अगर कहा जाए तो, है ना। तो पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, यानी हमने क्या किया है, विदेशी विद्या पढ़ा है। विदेशी विद्या मतलब हमारी शिक्षा पद्धति क्या है, अंग्रेज़ों की देन है और हम लोगों ने वही विद्या पढ़ करके बौने होते चले। डिग्री की कमी नहीं है, नौकरी के पीछे पागल हैं। और हमारी जो सभ्यता संस्कृति है और आज हम उसी पर सवाल उठा रहे हैं। तो यह मैकाले जी का सबसे बड़ा एकदम ज़बरदस्त प्लान था भारतीय को अपने सभ्यता और संस्कृति से दूर करने का। तो विदेशी विद्या पढ़ करके हम लोगों की जो बुद्धि है वह भी विदेशी हो गई और अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति पर ही हम लोग सवाल उठाने लगे हैं। चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाय। प्रेमघन जी कहते हैं कि चाल चलन जो है ना परदेश का, परदेश में विदेशियों का, अंग्रेज़ों का चाल चलन है ना, हम लोगों को कहिए कि पश्चिमी देशों का चाल चलन हमको बड़ा अच्छा लगता है। एकदम गले में फांसी का फंदा टाई लटका करके कोट पैंट पहन करके अगर चला जाए तो लोग कहेगा वाह वाह क्या जेंटलमैन है, एकदम भद्र पुरुष के तरह।
लेकिन उसको पूछिए कोई भी बात तो उस जेंटिलमैन की हवा निकल जाती है। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है। मतलब बौना बनाने का काम किया है आदमी को, और यह हम लोगों के साथ खिलवाड़ है। कहाँ एक तरफ हम लोगों की भारतीय शिक्षा पद्धति और कहाँ मैकाले की घिसी पिटी पद्धति। हालांकि हमारे भारत में आज भी उनकी शिक्षा पद्धति चल रही है, नई शिक्षा नीति लागू हुई है। देखिए वह कहाँ तक सफल हो पाता है। आगे चलते हैं। ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, यानी ठाठ बाट जो है वह भी सब विदेशी हो गया है और अपना भारत देश ही विदेश बन गया है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इंग्लैंड जाने का और अंग्रेज़ों को देखने का। भारत में ही आप अंग्रेज़ों को देख सकते हैं। अंग्रेज़ चले गए लेकिन अपना जो है ना वो फ़ोटोकॉपी यहाँ पर छोड़ गए। सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, और सपनों में भी देखने से भारतीयता उसमें कहीं भी लेस मात्र, लेस का मतलब होता है थोड़ा सा भी, नहीं दिखाई देता है। बोल सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग, अब तो ऐसे ऐसे हिंदू मिलते हैं जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं और हिंदी बोलने में उनको शर्म आती है। अब समझिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, भारत की मातृभाषा हिंदी है और हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी है, भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी बोलने में हिंदुओं को शर्म आती है, जबकि इनका रिश्ता हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का है। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी में ही भाखन करत मतलब भक्षण, खाते भी अंग्रेजी में ही हैं और उपभोग भी अंग्रेजी वस्तुओं का ही करते हैं। मतलब खान पान भी अंग्रेजी और वस्तु भी अंग्रेजी हो चुका है। इसका मतलब यह नहीं है कि अंग्रेज़ों का, उन्होंने जो भी अंग्रेज़ों की जो वो वस्तुएं हैं उनका उन्होंने विरोध किया है। जो अच्छाई है, जो वस्तु अच्छा है, हमारी उपयोग का है, उसका हम उपयोग करें, और जो वस्तु हमारी सभ्यता और संस्कृति का विरोध करता है या हमारी सभ्यता और संस्कृति से हमें दूर करता है, ऐसे वस्तुओं का हम भी विरोध करें और उसे अपनाने से बचें। तभी तो हम भारतीयता हमें बची रहेगी और भारतीयता ही हमारी पहचान है। और इसी भारतीयता के कारण हजारों हजारों वर्षों तक इतने आक्रमण हुए और हमारी सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने का प्रयास किया गया, फिर भी हम लोग बचे रहे। तो आज हम लोगों की यह जिम्मेवारी है कि हम उस पूर्वजों की जो धरोहर हम लोगों को मिला है उसे हम बचाने का प्रयास करें। तो आइए 5 दोहा हम लोगों ने पढ़ लिया है, आगे के 5 दोहा में चलते हैं। अंग्रेजी वाहन मतलब वाहन, वाहन माने गाड़ी, बसन, बसन माने कपड़ा, वस्त्र का पर्यायवाची, भेष, वेशभूषा, और रीति, रीति माने रीति रिवाज, और नीति माने नियम। सब कुछ अंग्रेजी हो गया है। अभी भी हम 75वां अमृत महोत्सव मनाए हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो कानून है उसमें अंग्रेज़ों के कानून भरे पड़े हैं। अंग्रेजी रुचि, हम लोगों की रुचि भी अंग्रेज़ों के जैसी है। जैसे में दारू, शराब, सिगरेट, ये सब क्या है? अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ हम लोगों को लत लगा कर गए। गृह माने घर भी अंग्रेज़ों के जैसा। सकल, सकल मतलब घरेलू, सकल माने सभी। वस्तु देश विपरीत, जितना भी रुचि है, घर है और सभी वस्तुएं हमारे देश के विपरीत है। यानी भारत में जो नहीं होना चाहिए, प्रेमघन जी कहते हैं आज वही हो रहा है। यह बड़े ही दुख की बात है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, इस पर कई फिल्म भी बन चुका है। जैसे में बहुत पुराना फिल्म है मैं हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, पूरब और पश्चिम। तो हिंदुस्तानी नाम सुनी, विदेश जा कर के यही हिंदुस्तानी को अगर कोई कह दे अरे तुम हिंदुस्तानी हो, तो इसको लज्जा आ जाती है कि हमको ये मतलब हिंदुस्तानी कह दिया, कैसे जान गया ये।
और अंग्रेज़ हम लोगों को ब्लैक डॉग कहा करते थे। उस अंग्रेज़ों को जो है हम लोग अपना सब कुछ माई बाप मान के बैठे हुए थे, और उन्हीं की शिक्षा पद्धति के द्वारा हम लोगों ने पढ़ाई किया। गुरुकुल पद्धति तो समाप्ति हो चुकी है, कहीं कहीं बचा हुआ है, जिसके कारण हम लोग डिग्री को लेकर के एकदम, डिग्री तो बहुत है लेकिन बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। डिग्री के साथ साथ रोज़गार भी, जैसा कि हमारे प्राचीन गुरुकुल पद्धति में हुआ करता था, वैसा अब कुछ भी नहीं है। तो हिंदुस्तानी नाम सुन कर के इनको लज्जा आती है, और भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, और भारत की जो वस्तु है उनको देख कर के यह घिन करते हैं, घृणा करते हैं, और उसकी यह जो है निंदा करते हैं। जैसे मैं बहुत से ऐसे फिल्म हैं जिसमें भारत के ही लोग विदेश जा कर के बस गए और भारत की ही निंदा शुरू कर दिए। तुम्हारा भारत क्या है, भारत इज ए काव, इंडिया इज ए काव, 000, उसी में गाना है पूर्व पश्चिम में। तो वहाँ पर कहा गया है कि भले हमारा भारत 0 है, तभी तो गिनती आया आप लोगों को। तो बड़ा ही मतलब मार्मिक ढंग से उसे समझाने का प्रयास हुआ है। तो भारत को मतलब घिनाने वाला कोई विदेशी नहीं है, भारत को घिनाने वाला, इससे घृणा करने वाला भारतीय वस्तु, जैसे में धोती है, कुर्ता है। अगर कोई धोती कुर्ता पहन के अभी के समय में कॉलेज चला जाए तो मत पूछिए, उसको तो एकदम मतलब सब देख करके क्या क्या कमेंट्स करेंगे कहना मुश्किल है। अगर सुनने में आया है कि बड़े बड़े शहर में जो कॉलेज है वहाँ पर अगर लड़कियाँ सूट सलवार पहन करके अपनी पारंपरिक ड्रेस में चली जाए तब तो गजब है। अक्सर देखा जाता है, फ़ोटो देखिए आप, छपता है अखबारों में, तो लड़कियां सब जो है एकदम जीन्स टी शर्ट पहन करके विदेशी बन के, पहचान में नहीं आता है कि मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये फ़ोटो है कि मतलब बिहार बोर्ड का फ़ोटो है। इतना प्रगति हम लोग कर गए हैं। तो सब जो है यह क्या हो गया है, सब भारतीयता वस्तु को एकदम घिनाता है। दिल्ली के कॉलेज वगैरह में अगर कोई सूट सलवार पहन करके चले जाता है तो उसको बहन जी नाम दिया जाता है। ऐसी हमारी मानसिकता हो चली है। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, कहते हैं हमारा जो देश है, नगर है, सब बानक बन गया, बनकी बन गया, बनकी, सब अंग्रेजी चाल, और सब जगह जो है बंधक बन कर गया, अंग्रेजी चाल ढाल सब कुछ का हो गया है। हाटन में देखा हूँ भरा बस है अंग्रेजी माल, और बाज़ार में भी देखते हैं तो जितना भी सामान है सब अंग्रेजी सामान भरा पड़ा है। अंग्रेजी सामान मतलब फुल पैंट, शर्ट, टाई, बैच, जूता, मोजा, टोपी, ये सब जो अंग्रेज़ों का मुख्य रूप से पोशाक हुआ करता था, आज हम लोग इसे पहन करके एकदम बड़ा ही सभ्य महसूस करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आज भी पूजा पाठ आदि विभिन्न जो शुभ कार्य होते हैं उसमें अपने पारंपरिक पोशाक पहन करके ही वे लोग भाग लेते हैं। इसमें अपना गर्व भी महसूस करते हैं अपनी सभ्यता और परंपराओं पर। आगे जो यह 9वां दोहा आप लोग देख रहे हैं, यह भारत के नेताओं पर यह सबसे बड़ा एकदम व्यंग्यवान है। जिनसों संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, शरीर पर जो ढीला ढाला धोती है, 12 हाथ या 10 हाथ का धोती, वह भी जिनसे नहीं संभल सकता है। देश प्रबंध कर हिंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। और 10 हाथ का धोती 12 हाथ का नहीं संभलता है, और वह देश का प्रबंध करने के लिए चले हैं। वो कहते हैं कि हम देश को संभालेंगे। धोती पहनना तो दूर की बात है, आजकल देखिए कितने नेता हैं जो धोती पहनते होंगे, पैजामा कुर्ता पहनते हैं। तो वही कमेंट्स किए हैं, यहाँ पर व्यंग है प्रेमघन जी का। हालांकि अब युग बदल गया है, पुराने ज़माने में लोग धोती कुर्ता सब पहनते थे, आज तो एकदम दिखावा के लिए पैंट शर्ट टाई बैच जूता मोजा सब चलता है। तो नेताओं से शरीर की धोती ढीली ढाली नहीं समझती है, और वे देश को मतलब देश को संभालने की बात करते हैं। 10-12 हाथ का धोती नहीं संभलता है, और
ये 130 करोड़ देशवासियों को संभालने की बात करते हैं, ये कैसा उनका ख्याली पुलाव है, ये तो वही बता सकते हैं। अंतिम जो उनका दोहा है, यह आज के मनुष्यों पर एकदम कटाक्ष और व्यंग है कि आज मनुष्य कर क्या रहा है। दास वृत्ति की चाह चहुदिशी, यही मैकाले शिक्षा पद्धति का बेजोर नमूना है। इस नमूना को देखिए, चारों तरफ आज क्या है, दास वृत्ति मतलब गुलामी, जी सर जी हजूर करने वाला जो आज प्रथा है। आज देखिए जो बड़े बड़े पद पर हैं वहाँ हजूरी लगाया जाता है, भले वो जनता के सेवक अपने आप को कहते हैं चुनाव के समय, लेकिन वो कितना सेवक है और कितना मालिक है तो चुनाव के बाद पता चलता है। तो दास वृत्ति की चाह चहुदिश चारहु बरन बढ़ाली, चार बरन अर्थात बरन मन जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आज चारों जाति गुलाम बन कर के बैठा है। काम करवाने के लिए जी हजूरी करे बिना एकदम चारहु बरन जो है मतलब गुलाम बन कर के आगे पीछे करने में लगा हुआ है। करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली, आज लोगों की खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करने वाला लोग अपने को ज़्यादा होशियार समझता है। लोगों की खुशामद करने में, झूठी प्रशंसा करने में लोग अपने को बहुत होशियार समझता है कि चलो किसी तरह अपना काम निकालना है, तो वह लोगों को उल्लू बनाता है, फिर उसको कोई और उल्लू बनाता है। कहने का मतलब है कि आज लोग अपना काम करवाने के लिए झूठी प्रशंसा खुशामद करके, जैसे डफली को ले लीजिए, डफली जैसे मन हो वैसे बजाया जाता है, उसी प्रकार आज मनुष्य भी ज़रूरत के अनुसार खुशामद करने पर उतारू है और गुलाम बनने के लिए तैयार है। कब तक? जब तक उसका काम नहीं हुआ, यानी अपना काम करवाने के लिए वह गुलाम बनने को तैयार है और जी हजूरी करना वह प्रारंभ कर दिया है। और चारों वर्ण, ऐसा नहीं कि सिर्फ शूद्र और नीच जाति का लोग ये ऐसा कर रहा है, चारों वर्ण जहाँ जाइएगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब जो है एकदम अपने से ऊपर वाले का खुशामद करने में जुटे हुए हैं, ताकि उनके रहमो करम पर ही तो इनका पालन पोषण हो रहा है, ऐसा समझ करके वह जो है खुशामद और झूठी प्रशंसा करने में लगे हैं। और आज मनुष्य डफाली बन गया। डफाली मतलब जिस पर थाप लगा करके उसे बजाया जाता है, अर्थात जब ज़रूरी पड़ा तो हम उसको बजाते हैं, जब ज़रूरी ख़त्म उसको एक तरफ रख देते हैं। तो आज मनुष्य डफाली बन चुका है। तो इस प्रकार हमने स्वदेशी चैप्टर जो है आज पूरी कविता और उनका जीवनी बद्री नारायण चौधरी जी का पढ़ा। तो इसमें से जो भी अब प्रश्न पूछा जाएगा, अब एक बार ना हो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें और आराम से इसको समझने का प्रयास करें। हेडफोन लगा करके सुनिएगा तो और ज़्यादा बेहतर आवाज़ और प्रेफरेंस मिलेगा। और ध्यान से देखिएगा तो आपको किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो इसके माध्यम से बोर्ड परीक्षा में, आप 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं हिंदी में। पिछले वर्ष के छात्र जो परीक्षा दिए थे उनका भी मार्क्स परसेंटेज अच्छा है हिंदी में। आप लोग अगर अभी से मेहनत कीजिएगा तो निश्चित ही हिंदी आपके लिए वरदान साबित होगी। तो यह वीडियो जो है यहीं पर संपन्न होता है। स्वदेशी पाठ बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और यह बिहार सरकार BSCB बोर्ड के लिए स्वदेशी चैप्टर से लिया गया यह पाठ था, 10वीं कक्षा के लिए समर्पित। और भी कई सारे वीडियो हैं, आप उन सभी वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। 10वीं कक्षा के छात्रों के हित में यह सभी कार्य जारी है और आगे भी हम इस तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।